आज की इस गहन चर्चा में स्वागत है। ये चर्चा हर उस इंसान के लिए बहुत मायने रखती है जिसकी सीखने में या दूसरों को सिखाने में और एक बेहतर मार्गदर्शक बनने में दिलचस्पी है। बिल्कुल। तो आज जिस सामग्री का हम विश्लेषण कर रहे हैं वो दादा भगवान फाउंडेशन द्वारा प्रकाशित लेखों और उनके दर्शन पर आधारित है। और इस पूरी चर्चा का केंद्र है बच्चों के शिक्षण में माता पिता की भूमिका। जी, और ये एक ऐसा विषय है जो आज के इस तेज तर्रार समय में बहुत जरूरी है। हाँ, एकदम। हमारी आज की इस गहन चर्चा का एक बहुत ही स्पष्ट मिशन है। मतलब हम ये समझना चाहते हैं कि बच्चों की शिक्षा का दायरा केवल स्कूल की चार दीवारी या किताबों और रिपोर्ट कार्ड तक ही सीमित क्यों नहीं होना चाहिए। सही बात है। इसके साथ ही हम उन व्यवहारिक तरीकों की भी खोज करेंगे जिनसे माता पिता बिना तनाव के सकारात्मक तरीके से बच्चों का मार्गदर्शन कर सकते हैं। जो हम अध्ययन कर रहे हैं वे शिक्षा को एक बहुत ही अलग और गहरे दृष्टिकोण से प्रस्तुत करते हैं। ये जानकारी केवल बच्चों के लिए नहीं है, बल्कि ये इस बारे में है कि हम वयस्कों के रूप में उनके साथ कैसे बातचीत करते हैं, उनकी मानसिकता को कैसे समझते हैं। ठीक है, चलिए इसे विस्तार से समझते हैं कि कैसे आज के युग में बच्चों को पढ़ाई की ओर ले जाना एक बहुत बड़ी चुनौती बन गया है। मतलब हम अक्सर देखते हैं कि बच्चों का ध्यान किताबों से ज्यादा खेल कूद में लगा रहता है। हाँ, और आज के डिजिटल युग में तो बिल्कुल, डिजिटल युग में तो मोबाइल स्क्रीन और वीडियो गेम्स ने सारा ध्यान खींच लिया है। माता पिता हमेशा इसी बात को लेकर तनाव में रहते हैं कि बच्चों को पढ़ाई के लिए कैसे प्रेरित किया जाए, वो भी बिना किसी रोज के टकराव के। इस आम चुनौती से निपटने के लिए दादा भगवान के दर्शन में एक बहुत ही व्यावहारिक समझ का उल्लेख किया गया है। उन्होंने बच्चों को प्रेरित करने के लिए एक इनामी योजना यानी कि रिवॉर्ड सिस्टम का सुझाव दिया है। इनामी योजना? हाँ, सुनने में ये बहुत ही बुनियादी लग सकता है, लेकिन इसके पीछे का मनोविज्ञान बहुत गहरा है। वे कहते हैं कि बच्चों को छोटे छोटे लक्ष्य दें और उनके पूरा होने पर इनाम तय करें। जैसे कक्षा में प्रथम आने पर एक बड़ा इनाम, या छठे स्थान पर आने पर दूसरा इनाम, या फिर केवल परीक्षा अच्छे नंबरों से पास करने पर भी एक प्रोत्साहन। एक मिनट रुकिए, यहाँ एक सवाल उठता है। क्या ये बच्चों को पढ़ाई के लिए एक तरह से रिश्वत देने जैसा नहीं? रिश्वत? मेरा मतलब है, अगर हम उन्हें हमेशा इनाम का लालच देंगे तो क्या उनकी प्राकृतिक उत्सुकता या सीखने की अपनी इच्छा खत्म नहीं हो जाएगी? ये एक बहुत ही वाजिब सवाल है, लेकिन हमें इसे रिश्वत के रूप में नहीं, बल्कि एक कैटलिस्ट या कह ले उत्प्रेरक के रूप में देखना चाहिए। अच्छा। देखिए, बच्चों का दिमाग हमारी तरह काम नहीं करता। हम उन्हें ये नहीं समझा सकते कि आज से 15 साल बाद ये गणित का फॉर्मूला तुम्हें एक अच्छी नौकरी दिलाएगा। हाँ, ये तो है। 15 साल उनके लिए बहुत लंबा समय है। बिल्कुल, बच्चों को तुरंत मिलने वाले फायदे आकर्षित करते हैं। जब उन्हें कोई तात्कालिक लाभ या इनाम दिखता है तो वे इसे एक खेल या चुनौती के रूप में लेते हैं। ये शुरुआत में उनका ध्यान पढ़ाई की ओर खींचने का एक जरिया मात्र है, एक गेमिफिकेशन तकनीक है। समझ गया। तो ये उन्हें ट्रैक पर लाने का एक शुरुआती हुक है। एकदम सही। और यहाँ जो बात सबसे अधिक ध्यान खींचती है वो ये है कि दादाश्री के अनुसार ये इनामी योजना केवल एक बाहरी और शुरुआती तरीका है। असली जादू या जो सबसे प्रभावी तरीका है वो कुछ और ही है। और वो क्या है? वो है सच्चा प्रेम। सच्चा प्रेम? जी, अगर माता पिता का बच्चों के प्रति प्रेम सच्चा है, बिना किसी शर्त के है, तो बच्चे अंततः हर बात मानते हैं। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि प्रेम के माध्यम से आप बच्चों को कुछ भी समझा सकते हैं। मतलब प्यार से सब मुमकिन है। हाँ, अगर रिश्ते में वो गर्माहट और बिना शर्त वाला प्यार है तो बच्चा माता पिता की बात को एक बोझ नहीं मानता, वो उसे एक मार्गदर्शन के रूप में खुशी खुशी स्वीकार करता है। इनाम सिर्फ दरवाजा खोलता है, लेकिन सच्चा प्रेम उन्हें उस रास्ते पर बनाए रखता है। ये नजरिया वाकई बहुत अलग है। मतलब अगर प्यार की नींव मजबूत है तो बच्चा सिर्फ इनाम के लिए नहीं, बल्कि माता पिता की खुशी और अपनी समझ के लिए भी मेहनत करने लगता है। बिल्कुल। अब अगर हम थोड़ा आगे बढ़ें और शिक्षा के असली उद्देश्य की बात करें, तो जो जानकारी सामने आती है वो हमारी आम सोच को पूरी तरह से चुनौती देती है। सही कहा। अक्सर समाज में माना जाता है कि पढ़ाने का मुख्य ध्येय एक अच्छी नौकरी पाना या ढेर सारा पैसा कमाना है, लेकिन इन लेखों में शिक्षा का अर्थ केवल डिग्री लेना नहीं बताया गया है। हाँ, इन स्रोतों में शिक्षा के उद्देश्य को बहुत ही बुनियादी मानवीय व्यवहार से जोड़ा गया है। इसमें स्पष्ट किया गया है कि शिक्षा का प्राथमिक लक्ष्य व्यक्ति को गलत राह पर जाने से बचाना है। गलत राह से आपका मतलब कल्पना कीजिए कि अगर कोई व्यक्ति अनपढ़ है और उसके पास करने को कुछ नहीं है तो खाली दिमाग शैतान का घर बन जाता है।
उसके गलत दिशा में जाने या जिसे स्रोत में तोड़फोड़ जैसी नकारात्मक प्रवृत्तियां कहा गया है, उसमें शामिल होने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। तोड़फोड़। जी, शिक्षा व्यक्ति के जीवन में एक प्रकार की स्थिरता लाती है। ये स्थिरता केवल आर्थिक नहीं है, बल्कि मानसिक और सामाजिक स्थिरता है जो इंसान को एक सभ्य नागरिक बनाती है। ये बहुत ही दिलचस्प है। मतलब शिक्षा का पहला काम इंसान को इंसान बनाए रखना है, ना कि सिर्फ एक पैसे छापने वाली मशीन। बिल्कुल, और इसे समझाने के लिए दादाश्री ने एक बहुत ही सटीक और रोचक अंग्रेजी वाक्यांश का उपयोग किया है जो इस पूरे दर्शन का निचोड़ लगता है। उन्होंने कहा है, हाउ टू एडजस्ट विद पब्लिक। हाउ टू एडजस्ट विद पब्लिक। ये सुनकर थोड़ा अजीब लगता है कि एक आध्यात्मिक दर्शन में इस तरह के आधुनिक वाक्यांश का इस्तेमाल हुआ है। हाँ, पहली बार सुनने में ऐसा ही लगता है। लेकिन अगर गहराई से सोचें तो ये अपने आप में पूरी एक शिक्षा है। अक्सर हम ऐसे कई उच्च शिक्षित लोगों को देखते हैं जिनके पास दुनिया भर की डिग्रियां होती हैं। डिग्रियों का अंबार होता है, लेकिन वे अपने सहकर्मियों, अपने परिवार या समाज के साथ ठीक से व्यवहार नहीं कर पाते, छोटी छोटी बातों पर उलझ जाते हैं। आपने एकदम सही उदाहरण दिया। अगर हम इसे व्यापक संदर्भ में देखें तो शिक्षा का असली विकास या जिसे डेवलपमेंट कहा गया है, यही है। जब कोई व्यक्ति वास्तव में शिक्षित होता है तो उसके भीतर से अनावश्यक दुराग्रह खत्म हो जाता है। दुराग्रह मतलब बेवजह की जिद, अपनी ही बात मनवाने का अड़ियलपन और धमाचौकड़ी खत्म हो जाती है। उसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण गुण का संचार होता है जिसे स्रोत में विनय या विनम्रता कहा गया है। विनय। जी, असली शिक्षा इंसान को लचीला बनाती है। वो सिखाती है कि अलग अलग विचारों वाले लोगों के बीच कैसे रहना है, असहमति को कैसे संभालना है और हर परिस्थिति में सामंजस्य कैसे बिठाना है। यह बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है जब हम इस किताबी ज्ञान बनाम व्यावहारिक ज्ञान की चर्चा में प्रवेश करते हैं। स्रोत हमें एक बहुत ही खास शब्द से परिचित कराता है। हाँ, वो शब्द बहुत ही सटीक है। आजकल के बच्चों में पढ़ना है और बस पढ़ना है की एक अंधी दौड़ मची हुई है। बच्चे ट्यूशन से स्कूल और स्कूल से कोचिंग बस भाग रहे हैं। इस स्थिति के लिए स्रोत में क्या कहा गया है? इस अंधी दौड़ को समझाने के लिए स्रोत में जो शब्द इस्तेमाल किया गया है वो है वेदिया। वेदिया। हाँ, वेदिया। इसका मतलब है वो व्यक्ति जो सिर्फ किताबों में ही घुसा रहता है, जो पूरी तरह से किताबी कीड़ा बन चुका है। ये आज की शिक्षा प्रणाली की एक बहुत बड़ी विडंबना है। दादाश्री कहते हैं कि ऐसे वेदिया बच्चों में व्यावहारिक सूझ या प्रैक्टिकल सेंस बिल्कुल शून्य होता है। वेदिया यानी वो इंसान जो थ्योरी तो पूरी जानता है, लेकिन अगर असली जिंदगी में कोई समस्या आ जाए तो वो शून्य पड़ जाता है। बिल्कुल वही। मान लीजिए एक व्यक्ति ने इंजीनियरिंग में गोल्ड मेडल हासिल किया है, लेकिन अगर घर का एक छोटा सा फ्यूज उड़ जाए या उसे सड़क पर किसी अजनबी से रास्ता पूछना पड़े तो उसे घबराहट होने लगती है। हाँ, मैंने ऐसे कई लोग देखे हैं। वे किताबों से तो सब कुछ रट लेते हैं, लेकिन जब वास्तविक जीवन की छोटी बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है तो वे असमंजस में पड़ जाते हैं। स्रोत ये स्पष्ट करता है कि पहले के समय में पढ़ाई और व्यावहारिक सूझ दोनों साथ साथ चलते थे। माता पिता बच्चों को समाज में उठना, बैठना और व्यावहारिक काम करना भी सिखाते थे। लेकिन आज के बच्चे तो पूरी तरह से किताबों और स्क्रीन तक सीमित रह गए हैं। ये तो माता पिता के लिए एक बहुत बड़ा अलार्म है। इसका मतलब है कि सिर्फ रिपोर्ट कार्ड में A+ देखकर खुश होना काफी नहीं है। एकदम सही कहा। किताबी शिक्षा तब तक अधूरी और एक मायने में व्यर्थ है जब तक कि उस ज्ञान को व्यवहारिक जीवन में लागू करना न सीखा जाए। अगर बच्चा समाज में, परिवार में या कार्यस्थल पर व्यवहारिक नहीं बन पाता है तो उसकी सारी डिग्रियां कागज के टुकड़ों के समान हैं। माता पिता को यह समझना होगा कि उनकी जिम्मेदारी ये सुनिश्चित करना है कि उनका बच्चा वेदिया ना बने, बल्कि उसमें जीवन जीने की असली कला विकसित हो। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि माता पिता इस व्यवहारिक सूझ को कैसे विकसित करें, इन सब बातों को जमीन पे कैसे उतारें। जिन लेखों का हम अध्ययन कर रहे हैं उनमें पॉजिटिव पेरेंटिंग के कई व्यवहारिक उपाय सुझाए गए हैं। हाँ, काफी सारे उपाय हैं। इनमें सबसे पहला और अहम सुझाव ये है कि बच्चों की अपनी रुचि को पहचानना चाहिए। अक्सर हम देखते हैं कि माता पिता अपनी अधूरी इच्छाओं को बच्चों पर थोपने लगते हैं। ये एक बहुत ही आम और नुकसानदायक गलती है। मान लीजिए किसी पिता का सपना क्रिकेटर बनने का था तो वो बच्चे को जबरदस्ती क्रिकेट एकेडमी भेज देता है। हाँ, भले ही बच्चे का मन ना हो। बिल्कुल। जबकि हो सकता है उस बच्चे की प्राकृतिक रुचि विज्ञान में हो, उसे कंप्यूटर कोडिंग पसंद हो या संगीत में उसका मन लगता हो। बच्चों को उनकी प्राकृतिक रुचि के अनुसार विकसित होने देना चाहिए। एक पेड़ को आप जबरदस्ती खींचकर बड़ा नहीं कर सकते। सही बात है। और
और स्रोत ये भी सलाह देते हैं कि माता पिता को कोई भी बदलाव एकदम से नहीं करना चाहिए, छोटे छोटे कदमों से शुरुआत करनी चाहिए। अगर किसी दिन बच्चे की पढ़ाई में रुचि नहीं है तो उस पर चिल्लाने या डराने के बजाय शांति से उसके साथ बैठना चाहिए, उसका कारण जानने की कोशिश करनी चाहिए। हो सकता है बच्चा खुद ही इसका कोई उपाय बता दे या अपनी कोई परेशानी साझा कर ले। हाँ, और यहाँ एक बहुत ही छोटी लेकिन असरदार बात कही गई है, प्यार से बच्चे के सिर पर हाथ फेरना। सिर पर हाथ फेरना? जी, ये शारीरिक स्पर्श और ये जताना कि हम हमेशा तुम्हारे साथ हैं, बच्चे को एक बहुत बड़ा मानसिक संबल देता है, उसे अंदर से बहुत हिम्मत देता है। और इसी संदर्भ में दादा भगवान के दर्शन में एक बहुत ही स्पष्ट और सख्त चेतावनी दी गई है, जिस पर हर घर में ध्यान दिया जाना चाहिए। और वो चेतावनी क्या है? वो चेतावनी है तुलना से बचने की, कंपैरिजन। ओ तुलना, ये तो हर घर की कहानी है। देखो शर्मा जी के बेटे के कितने अच्छे नंबर आए, और तुम देखो, इस तरह की बातें बहुत आम हैं, लेकिन स्रोत इसे इतना खतरनाक क्यों मानते हैं? क्योंकि तुलना करना शायद सबसे विनाशकारी चीज है जो आप एक बच्चे के मनोविज्ञान के साथ कर सकते हैं। जब माता पिता अपने बच्चे की तुलना किसी अन्य बच्चे से करते हैं तो इससे बच्चे को गहरी ठेस पहुंचती है। ये न केवल उसके आत्मविश्वास को जड़ से खत्म कर देता है, बल्कि यह उसके मन में एक भयानक नकारात्मकता भर देता है। बच्चा उस सामने वाले व्यक्ति से, चाहे वो उसका दोस्त हो, चचेरा भाई हो या पड़ोसी हो, उससे नफरत करने लगता है। एक तरह का द्वेष पैदा हो जाता है। बिल्कुल, और सिर्फ उस व्यक्ति से ही नहीं, बच्चा पढ़ाई से और अक्सर अपने माता पिता से भी दूर होने लगता है। तुलना कभी भी किसी को बेहतर नहीं बनाती, वो सिर्फ दूरियां पैदा करती है। ये बहुत ही डराने वाली सच्चाई है। एक तरफ हम उन्हें बेहतर बनाना चाहते हैं और दूसरी तरफ हम अनजाने में उनके अंदर जहर भर रहे हैं। बच्चे को ये महसूस होना चाहिए कि उसकी अपनी एक अलग अहमियत है। सही कहा। इसी बात को पुख्ता करने के लिए स्रोत में एक बहुत ही खूबसूरत पंक्ति है जो मुझे लगता है हर माता पिता को अपने कमरे में लिखकर लगा लेनी चाहिए। कौन सी पंक्ति? वो पंक्ति है, बच्चों को ये एहसास दिलाएं कि तुम्हारे मार्क्स महत्वपूर्ण हैं, लेकिन तुम उससे भी अधिक महत्वपूर्ण हो। क्या बात है। सोचिए, जब एक 14 या 15 साल का बच्चा जो पहले से ही पढ़ाई के भारी दबाव में है, वो अपने माता पिता से ये वाक्य सुनता है तो उसे कैसा महसूस होगा? उसका सारा तनाव गायब हो जाएगा। ये सुरक्षा महसूस होती है कि उसके माता पिता का प्यार उसके अंकों पर निर्भर नहीं है, कि उसकी अपनी एक स्वतंत्र कीमत है, तो उसका तनाव खत्म हो जाता है। और मजे की बात यह है कि जब तनाव खत्म होता है तो बच्चा स्वाभाविक रूप से बेहतर प्रदर्शन करने लगता है। मान लीजिए हमने तुलना करना बंद कर दिया, बच्चे का तनाव भी कम कर दिया, लेकिन अब एक और व्यवहारिक समस्या आती है। बच्चे पढ़ने तो बैठ जाते हैं, लेकिन उनका ध्यान यहाँ वहाँ भटकता रहता है। शरीर कुर्सी पर है लेकिन दिमाग कहीं और खिल रहा है। तो एकाग्रता कैसे लाएं? ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। स्रोतों में इस समस्या के लिए कुछ आध्यात्मिक और मनोवैज्ञानिक उपायों का भी बहुत गहराई से जिक्र किया गया है। हाँ, और ये हिस्सा बहुत ही अनोखा है। दादा भगवान के दर्शन में एकाग्रता बढ़ाने के लिए सिर्फ जोर लगाकर पढ़ने की सलाह नहीं दी गई है। उन्होंने चित्त वृत्ति के दोष को समझने की बात कही है। चित्त वृत्ति के दोष? जी, जब बच्चा पढ़ने बैठता है तो उसका चित्त या मन भटकता है, इसे शांत करना बहुत जरूरी है। चित्त वृत्ति के दोष, ये सुनने में थोड़ा भारी शब्द लगता है। अगर मैं इसे एक आसान तरीके से समझूं, तो क्या ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे हमारे स्मार्टफोन के बैकग्राउंड में बहुत सारे ऐप्स खुले हों? अरे वाह! अगर 50 ऐप्स एक साथ चल रहे हैं तो फोन की बैटरी तेजी से खत्म होगी और फोन हैंग करने लगेगा। इसी तरह अगर दिमाग में खेलते समय की बातें, किसी से हुआ झगड़ा या टीवी का कार्टून चल रहा है, तो पढ़ाई वाले ऐप पर फोकस कैसे होगा? ये एक बहुत ही शानदार उदाहरण है। बिल्कुल ऐसा ही है। उन बैकग्राउंड ऐप्स को बंद करना ही चित्रवृत्ति के दोषों को दूर करना है, और इसे करने के लिए स्रोत में एक विशिष्ट प्रार्थना या ध्यान का उल्लेख है। दादा भगवान के असीम जय जयकार हो। अब कुछ लोग इसे केवल एक धार्मिक कर्मकांड मान सकते हैं, लेकिन मनोवैज्ञानिक स्तर पर इसका उद्देश्य बहुत अलग है। इसका मूल उद्देश्य बच्चे को कम उम्र से ही यह सिखाना है कि असली शक्ति, ऊर्जा और एकाग्रता कहीं बाहर नहीं, बल्कि उनके अपने भीतर मौजूद है। यह उनके भीतर एक गजब का आत्मविश्वास और स्थिरता जगाता है। और अगर हम उस प्रार्थना के शब्दों पर गौर करें तो वो और भी स्पष्ट हो जाता है। उसमें बच्चा सिर्फ रटने की शक्ति नहीं मांगता। प्रार्थना में कहा गया है कि मैं जो भी पढ़ूं वो मुझे याद रहे, ऐसी शक्ति दीजिए। और मेरी चित्तवृत्ति के जो जो दोष हुए हैं उनके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ।
इस क्षमा मांगने के पीछे का मनोविज्ञान बहुत गहरा है। जब बच्चा कहता है कि मेरे चित्त के दोषों के लिए मैं क्षमा मांगता हूँ, तो वो वास्तव में क्या कर रहा है? वो अपनी गलती मान रहा है। वो अपने भटकते हुए विचारों के प्रति जागरूक हो रहा है। वो खुद स्वीकार कर रहा है कि हाँ, मेरा ध्यान भटक रहा था। मनोविज्ञान में इसे सेल्फ अवेयरनेस या आत्मनिरीक्षण कहते हैं। सेल्फ अवेयरनेस। जब आप अपनी गलती मान लेते हैं तो मन से वो अपराध बोध या उलझन साफ हो जाती है। दिमाग का कैश मेमोरी क्लियर हो जाता है और जब वो साफ हो जाता है तो बच्चा अपने चित्त को निर्देश देता है कि अब उसे एकाग्र होना है। इस तरह एकाग्रता स्वाभाविक रूप से अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच जाती है। तो इस सब का असल में क्या मतलब है? अगर हम आज की इस पूरी गहन चर्चा के धागों को एक साथ पिरोएं तो तस्वीर बहुत साफ हो जाती है। बच्चों की शिक्षा के इस लंबे सफर में माता पिता की भूमिका केवल एक सख्त टीचर की या हर वक्त हुक्म चलाने वाले बॉस की नहीं है। बिल्कुल नहीं। माता पिता को एक ऐसे मार्गदर्शक, एक ऐसे धैर्यवान दोस्त की भूमिका निभानी है जो बिना किसी से तुलना किए सच्चे प्रेम के साथ बच्चे को आगे बढ़ाए। उसे सिर्फ किताबों में उलझा हुआ एक विद्या न बनाए, बल्कि उसमें वो व्यावहारिक सूझ विकसित करे जिससे वो दुनिया के साथ तालमेल बिठा सके। इससे एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है। कैसा सवाल? आज हमने गहराई से चर्चा की कि शिक्षा का असली और अंतिम उद्देश्य इंसान के भीतर विनम्रता लाना, उसे मानसिक रूप से स्थिर बनाना और समाज में हाउ टू एडजस्ट विद पब्लिक यानी लोगों के साथ एडजस्ट होना सीखना है। हाँ, यही शिक्षा का मूल है। लेकिन जरा भविष्य की ओर देखें। हम एक ऐसी दुनिया में प्रवेश कर रहे हैं जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और वर्चुअल रियलिटी हावी हो रहे हैं। आने वाले 10 या 15 सालों में जब बच्चे इंसानों से ज्यादा मशीनों, एल्गोरिदम और वर्चुअल स्क्रीन के साथ एडजस्ट करना सीख रहे होंगे, तब इस असली शिक्षा का क्या होगा? ये तो बहुत ही गहरी बात है। अगर पब्लिक या समाज ही एक डिजिटल स्क्रीन तक सीमित हो जाएगा, तो क्या आज की ये शिक्षा प्रणाली बच्चों को एक ऐसी दुनिया के लिए तैयार कर रही है जो शायद भविष्य में अस्तित्व में ही न रहे? क्या तकनीकी विकास के इस दौर में हमें शिक्षित होने की पूरी परिभाषा को ही फिर से नहीं बदलना पड़ेगा? ये एक ऐसा विचारोत्तेजक सवाल है जिस पर हम सभी को बहुत गहराई से सोचना चाहिए।